हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कॉर्पोरेट लॉ करा रही हूँ जो ये बीकॉम सेकेंड ईयर में आती है और ये अशोक शर्मा की बुक से मैं कवर कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम वाइंडिंग अप चैप्टर 11 कर रहे हैं, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ओके, मैं इसका मीनिंग विद द हेल्प ऑफ नोट्स करा रही हूँ। यहाँ पे भी इजी लिखा है, तो एक बार मैं नोट से पढ़ते हैं, फिर आप यहाँ से रीड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे बेसिकली दो मीनिंग लिखे हैं, आप उसमें से दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने डिटेल इसलिए लिखा है ताकि एग्ज़ाम में आपको लिखने के लिए थोड़ा मटेरियल मिल जाए, नथिंग एल्स। ठीक है, फर्स्ट मीनिंग, यहाँ पे फर्स्ट मीनिंग में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वाइंड अप मतलब क्या होता है। वाइंड अप वैसे आपको यूजुअली सब बच्चों को पता होगा क्योंकि उन्होंने +2 में पढ़ी हुई है पार्टनरशिप क्या होती है, तो वहाँ पे वाइंड अप का बहुत यूज़ हुआ है। वाइंड अप मीन्स होता है पुटिंग एन एंड टू द लाइफ ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी की लाइफ, मतलब कंपनी को बंद करना। पुटिंग द एंड टू द लाइफ ऑफ द कंपनी, बंद करना। ठीक है, डिज़ोल्व करना। नेक्स्ट मीनिंग में क्या है, वाइंड अप इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग ए कंपनी। डिज़ोल्व करना मतलब बंद करना। सेकेंड क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इट इज़ अ सोल पर्पस। ये एक सोल पर्पस है, अकेला मतलब सिंगल सोल मतलब वन होता है। ठीक है, आपको क्या करना होता है वाइंडिंग अप में, वाइंडिंग अप का प्रोसेस क्या होता है, पर्पस क्या होता है। आप अपने सारे स्टॉक मतलब एसिड मशीन जो भी आपके पास है, आप उसको बेच के आपको क्या सेट ऑफ करने होते हैं, पे ऑफ क्या करना होता है, क्रेडिटर को पैसा देना होता है। और उसके बाद जो पैसा बच जाता है, आपके जो स्टॉक बेचने के बाद जो आपको पैसा मिला, उसके बाद जो पैसा बच जाता है ना, तो वो आपको अपने पार्टनर को दे के और शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जैसे भी लीगल उसमें एग्रीमेंट्स में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। आई होप सो आपको मीनिंग क्लियर होगा। और मैं यहाँ से अब आपको डेफिनेशन पढ़ाती हूँ। डेफिनेशन क्या है, वाइंड अप, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज ए प्रोसेस। वाइंडिंग अप क्या है, एक प्रोसेस है। वेयर बाय इट्स लाइफ एंडेड, जहाँ पे उसकी क्या, कंपनी की, यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है, उसकी लाइफ एंड हो जाती है। प्रॉपर्टी है जो उसे, जो क्रेडिटर को उससे बेनिफिट मिल जाता है, जो उसके पैसे हैं मेंबर्स को, जो पैसे हैं पहले क्रेडिटर को पे किया जाता है, फिर मेंबर शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। द एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कहता है आपको पता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना आपको पीछे भूल गई, मैं नोट्स में दिखाती हूँ। देखिए, आपको एक चीज़ दिखानी थी। आपको पता है वाइंड अप करने के लिए ना एक स्पेशली ना एक लिक्विडेटर एडमिनिस्ट्रेटर हायर किया जाता है। मतलब एक स्पेशली एक बंदा, एक पर्सन आप कह सकते हो, एक पर्सन हायर किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। किस लिए, ताकि वो उनके अकाउंट्स को ना सेट ऑफ कर पाए। सेट ऑफ मतलब उनके अकाउंट्स को ना, जो एसिड बेचना है वो बेच पाए, जो डेटर्स को देना है, जो किसी से लेने हैं, वो चीज़ सेटल कर पाए, अब ये कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने उसका वर्क भी लिखा है। उसका वर्क क्या है कि कलेक्ट करना एसिड को, मतलब बेचना, जो चीज़ इसको देनी है, जिसे किसी से एसिड ले के बेचनी है वो कर पाए, पे ऑफ डेट्स कर पाए, फाइनली डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस प्रॉफिट कर पाए अकॉर्डिंग्स टू देयर राइट, जो उनके राइट्स के अकॉर्डिंग जितना जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया उसके अकॉर्डिंग वो उनको पे ऑफ कर पाए। एक लिक्विडेटर का ये काम होता है। मैं आपकी अगली वीडियो में आपको वो भी बताऊंगी क्या लिक्विडेटर कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है। लेकिन आप मीनिंग में यहाँ पे डेफिनेशन में एक्सप्लेन था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा चार्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ। लिक्विडेटर क्या होता है, जो अपॉइंट किया जाता है स्पेशली वाइंडिंग अप के टाइम, कि कंपनी को वाइंड अप करना, तो उसके अकाउंट्स को सेटल करने के लिए, डेटर्स को पे करने के लिए, एसिड बेच के जो भी चीज़ें सेटल करने के लिए एक स्पेशली बाहर से, आउटसाइड से एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। आई होप्स आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, और यही चीज़ यहीं पे कही हुई है, देखिए मैंने आपको ये लाइन दिखा दी। एडमिनिस्ट्रेटर लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड टू टेक कंट्रोल ऑफ द कंपनी, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, उनके कलेक्ट एसेट करने के लिए, पे ऑफ डेट, फाइनली डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस। वही जो चीज़ मैंने आपको समझाई है ये। आई होप तो आपको डेफिनेशन भी क्लियर होगी। तो देखिए आगे ना, अब यहाँ पे आपको एक बात आपको आई होगी कि आप डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप का मतलब तो सेम ही होता है कि बंद करना कंपनी को, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है फिर उसका मतलब। एक स्पेशली हमने 12th में एक चैप्टर पढ़ा था डिसोल्यूशन का, एक पढ़ा था वाइंडिंग अप का, तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ, तो आप सोचोगे ना। तो यहाँ पे मैं आपको डिफ्रेंशिएट भी करके दिखाती हूँ विद द हेल्प ऑफ नोट्स। आपको बुक में से रीड करना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पीछे से, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ना मैंने थोड़ा, यहाँ पे डिसोल्यूशन है, यहाँ पे डिसोल्यूशन है,
और यहाँ पे वाइंडिंग अप है। तो यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो गया था, तो एक बार करेक्ट कर लेना नोट्स बनाते टाइम आप। यहाँ पे क्या होता है, डिसोल्यूशन में क्या होता है, इमीडिएट डिसोल्यूट हो जाता है, सॉरी इमीडिएट डिसॉल्व हो जाता है। इमीडिएट डिसॉल्व मतलब एक एकदम कंपनी बंद। अगर कंपनी को ऑर्डर मिला है या कंपनी चाहती है कि वो अपना अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले, मतलब कंपनी बंद कर दे, तो इमीडिएटली बंद कर देती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं आपको रीज़न बताती हूँ। मैंने भी आपको पीछे कहा कि अकाउंट सेटल किए जाते हैं। वाइंडिंग अप में क्या किया जाता है, अकाउंट सेटल किए जाते हैं। जैसे लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, उनको जिसको डेट क्रेडिटर को पैसे देना वो दिया जाता है, उसके बाद कंपनी बंद होती है, उससे पहले कंपनी बंद नहीं होती। ठीक है। और इसमें वही बात आ गई, अभी देखो अकाउंट सेटल नहीं किए जाते इसमें इमीडिएट, क्योंकि इमीडिएट डिसोल्यूशन होता है, कंपनी एकदम बंद हो जाती है। इसमें अकाउंट सेटल किए जाते हैं। इसमें देखो पेमेंट क्रेडिटर और शेयर होल्डर को नहीं की जाती, सॉरी नो पेमेंट है, और इसमें की जाती है। यहाँ पे कौन सी साइड में पढ़ा रही है, ये वाली साइड कौन सी है बेटा, वाइंडिंग अप वाली। और यहाँ पे कौन सी है, डिसोल्यूशन वाली। अगला क्या है, इट कैन नॉट बी कॉन्टिन्यू। ये कॉन्टिन्यू नहीं चलती रहती। कॉन्टिन्यू यहाँ पे क्यों कह रहा है, कॉन्टिन्यू क्यों नहीं चली जाती, क्योंकि वो एकदम बंद हो जाती, तो कॉन्टिन्यू कैसे है। लेकिन यहाँ पे जब उसको ऑर्डर मिलता है ना वाइंडिंग अप का, वो तब भी चलती रहती है, 1 साल तो चलती रहती है, क्योंकि वो इतने तक उसको लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी लिक्विडेटर को करने में टाइम लगता है। मिनिमम 1 साल तो चलती है वो। ठीक है। अगला आता है, ये स्यूड बाय लॉ होती है, ये नहीं होती। ये असेंशियली रिक्वायर्ड ऑर्डर, इसमें ना असेंशियल होता है कि कोर्ट का ऑर्डर हो, इसमें असेंशियल नहीं आता, वो अपने आप ही। मैंने यहाँ पे इसमें आगे इसके 2 मोड्स बनते हैं, एक कंपल्सरी वाइंडिंग अप और एक वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। वॉलेंट्री मतलब होता है अपनी विश के हिसाब से, और कंपल्सरी होता है कि कोर्ट का ऑर्डर आता है। इसमें यहाँ पे नेसेसरी होता है तभी वाइंडिंग अप होता है, यहाँ पे असेंशियल नहीं होता। ठीक है। और अगला आता है, देखिए नोट प्रोसीडिंग कंडक्टेड। यहाँ पे कंडक्टेड होती है क्योंकि यहाँ पे एसिड को डेब्ट्स पे किए जाते हैं, एसिड को रियलाइज़ किया जाता है, यहाँ पे डेब्ट्स पे किया जाता है। इसमें ना लिक्विडेटर अपॉइंट रिप्रेजेंट करता है कंपनी को, क्योंकि लिक्विडेटर ही है जो पूरे अकाउंट को सेटल करके आगे सेंट्रल गवर्नमेंट जो इनका प्रोसीजर होता है वहाँ पे दिखाता है कि अकाउंट देख लो, मैंने सारे वाइंड अप कर लिए, इनका ये लॉस था, ये डेटर्स को पे करना था, ये एसेट की वैल्यू थी, वगैरह वगैरह। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि इमीडिएट ही बंद हो जाती है कंपनी। लास्ट पॉइंट, क्रेडिटर, एक चीज़, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। यहाँ पे क्रेडिटर को ना प्रूफ करने पड़ते हैं अपने डेब्ट्स। एक बात बताओ, क्रेडिट कोई सारे, जब उनको सबको पता चल रहा है कि कंपनी वाइंड अप हो रही है, सारे मुँह उठा के आ जाएंगे कि नहीं हमें भी पैसा चाहिए, हमने दिया हुआ था, इस कंपनी के पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है, कि आप प्रूफ कर देते हो सामने लिक्विडेटर को, हाँ इन्होंने मेरे को भी पे ऑफ करना है, कंपनी को मैंने दिया था, तो वो उसको पे करेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसको डेटर्स को पे ही नहीं किया जाता, कुछ होता ही नहीं, इमीडिएट ही बंद हो जाते हैं। आई होप सो बच्चों आपको ये पूरा क्लियर होगा वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में मीनिंग, डिफ्रेंशिएट। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है मोड्स का। मैंने बुक और इसको मैंने ऐसे पीडीएफ रेडी करा है कि मतलब बुक और नोट्स के बीच में आप वो कर पाओ कि मैं कौन सा टॉपिक क्या करा रही हूँ। देखिए यहाँ पे ना 2 मोड्स आते हैं, मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप 2। बेसिकली ना यही 2 टॉपिक इम्पोर्टेंट है और यही क्वेश्चन में आते ही है, चैप्टर ही यही है वाइंडिंग अप का। तो कैसे किया जाता है कंपल्सरी, मैं आपको सारी 7 चीज़ें बताऊंगी। तो देखिए एक एक करके बताती हूँ। पहले बताती हूँ कंपल्सरी वाइंडिंग अप। मैं यही इसी बुक में से पढ़ा रही हूँ, बट नोट्स की हेल्प से पढ़ा रही हूँ। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है एक बार ही ले लीजिए। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ अभी थोड़ी देर तक, तो जिसको अभी लेना तो ले लीजिए। किसी बाय चांस की बात है अगर रह गया, किसी को नहीं मिला, तो एक बार तब भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मोड्स 2 टाइप के होता है, कंपल्सरी वाइंडिंग अप, एनसीएलटी की फुल फॉर्म तो पता ही होगा आपको, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है। और अगला आता है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बतानी है। क्वेश्चन में ना अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ना सर्कमस्टांसेस बताओ एनएसजीएल की। तो बच्चे कहते हैं हमने तो कोई पढ़ा ही नहीं। तो ये कंपल्सरी वाइंडिंग अप के जो ये 6 7 मतलब 8 पॉइंट है शायद,
हाँ 8 पॉइंट है, वो वहीं पे सर्कमस्टांसेस है क्वेश्चन की, जो यहाँ पे वो लिखा हुआ है ना, यहाँ पढ़ना यहाँ पे लिखा हुआ है, बच्चे इग्नोर कर देते, सिर्फ पॉइंट रट्टे मार मार के जाते हैं। जो ये लिखा हुआ सर्कमस्टांसेस विद इन द कंपनी ऑफ फाउंडर नेशनल एनसीईआरटी के अंदर, तो ये है, तो ध्यान से देख लेना, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। और ये एनसीईआरटी किस सेक्शन के अंडर आता है? एनसीईआरटी सेक्शन 271 कंपनी एक्ट 2013 के अंडर आता है। ठीक है। फर्स्ट है स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी। स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ ए कंपनी मतलब क्या है? एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है कंपनी को वाइंड अप करने के लिए। वो किस केसेस में होता है देखिए, इफ़ ए कंपनी वांट, एक कंपनी चाहती है कि वाइंड अप हो। आपको पता है एक कंपनी भी कह सकती है एनसीईआरटी को कि मुझे वाइंड अप करो, मतलब आप मेरी कंपनी को आप वाइंड अप कराओ, उसको कह सकती है, सामने से जाके कह सकती है। लेकिन एनएसडीएल इज बाउंड थोड़ा होती है कि कंपनी उसको ऑर्डर करेगी कि तुम मेरे को क्या हो कि हम तुम्हारी कंपनी का वाउंड अप करें, आप चाहोगे नहीं। वो उसके अपनी विश से करती है। वो तब कर सकती है जब कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट के अपोज काम कर रही है, कंपनी के अपोज काम कर रही है, वो तब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है। ठीक है। मैंने इसमें क्या कहा, एक बार रिपीट करो। एक अगर कोई कंपनी चाहे ना, वो कह सकती है एनएसडीएल को, एनसीईआरटी को कि आप कंपनी को वाउंड अप करो, आप हमारी कंपनी को वाइंड अप करो। लेकिन एनएसडीएल कहेगी कि अगर हम तभी वाइंड अप, वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं अगर कंपनी अपोज हो, पब्लिक इंटरेस्ट के अपोजिट काम कर रही हो या कंपनी के अपोजिट काम कर रही हो, तब हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि आप कंपनी को वाइंड अप करने का, हम तभी लिक्विडेटर को अपॉइंट करें कि आपकी कंपनी को वाइंड अप करें। अदरवाइज हम नहीं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते। अगर आप चाहते हो तो आप वॉलंटरी वाइंड अप अपनी विश से कर सकते हो। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करूँ, बुक के अंदर आपको नहीं बताया हुआ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। यहाँ पे ना वो कंपनी पता है कब कहती है? कंपनी नहीं कहती। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, या आगे वाले पॉइंट्स से मैं पढ़ोगे, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी के बिहाफ पर डायरेक्टर कौन कौन कहता है, पिटिशन कौन कौन करता है, वो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट्स में बताऊंगी कि पिटिशन कौन कौन कर सकता है। कौन जाके सामने से कह सकते हैं कंपनी के बिहाफ पर, क्रेडिटर, डायरेक्टर, ओनर, वो जाके कह सकते हैं सामने से कंपनी लीगल इलीगल एक्टिविटी कर रही है, तुम जाके, हम चाहते हैं ये कंपनी बंद हो जाए। तब एनएसडीएल एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। आपको यहाँ पे इस पॉइंट में नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है, बुक में थोड़ी हार्ड लैंग्वेज है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके चल रही हूँ। यहाँ पे वो कंपनी के बिहाफ, कंपनी कह सकती है वाइंडिंग अप के लिए, लेकिन एनएसडीएल ऐसे फ्री में नहीं करता कि नहीं तुमने कहा और हम वाइंड अप करते हैं। आप चाहते हो बंद करना अपनी कंपनी, तो आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि वॉलंटरी वाइंडिंग अप का सेकेंड जो मैंने अभी कराना है इसके बाद, तो वह खुद भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी बंद हो, आप करना चाहते हो तो। ठीक है। तो बट यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या है, वाइंडिंग अप स्पेशल रेजोल्यूशन तभी पास कर सकता है एनएसडीएल, तभी ऑर्डर करेगा जब वो पब्लिक इंटरेस्ट के अपोजिट होगा या तो कंपनी के इंटरेस्ट के अपोजिट होगा, तभी वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा। ठीक है। यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी के फॉर्म में बताया है कि एक कंपनी मेंबर या कंपनी वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कर सकता है, वो एक चीपर फॉर्म होती है, स्पीडियर देन एनएसडीएल। एनएसडीएल ना गवर्नमेंट के थ्रू हो जाता है, वो एक स्पेशल एक मतलब प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करेगा, लीगल फॉर्मेलिटीज़ करेगा, बहुत कुछ हो जाता है, लंबा प्रोसेस हो जाता है और वो महंगा भी पड़ता है। यहाँ फीस दो, वहाँ फीस दो। अगर आप खुद चाहते हो वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में, तो वो आपको चीपर पड़ेगा, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग फटाफट अपने ऑफिस के ही बंदों से ही वाइंडिंग अप अपने अकाउंट सेट ऑफ करवा सकते हो यहाँ पे। तो फिर और सॉरी एनएसडीएल के थ्रू तो आपको पूरा ही एक प्रोसेस, लिक्विडेटर, एक अपॉइंट करो, दो अपॉइंट करो, उस पर डिपेंड करता है आपकी कंपनी के साइड पे, तो ऐसे बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। आई होप सो मैंने यहाँ पे ना आपको पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश की है कि इस चैप्टर में बात किस लिए हो रही है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। देखिए नेक्स्ट आता है वेयर कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। मतलब कहाँ एक कंपनी नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट होती है ना,
तो क्या होता है, तब भी वाइंड अप होता है। देखिए यहाँ पे कौन से सेक्शन के अंडर आता है, सेक्शन 270C कंपनी एक्ट 2013। इफ़ फाउंड कंपनी एक्ट अगेंस्ट द कंपनी या पब्लिक या कंट्री किसी के अगेंस्ट होते हैं ना इंटरेस्ट के, तो हम NSDL ऑर्डर करते हैं कि वाइंड अप करो। जैसे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के, फ्रेंडली रिलेशनशिप के, उनको लग रहा है कि ये कंपनी के कारण हमारे दूसरे कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर कर रही है, पब्लिक कह रहे हैं नहीं ये कंपनी ऐसी प्रोडक्ट बनाती है, तब NSDL इंटरफेयर करता है और आपकी कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर देता है। थर्ड पॉइंट, वाइंडिंग अप ऑफ ए सिक कंपनी। यहाँ पे मैंने आपकी बुक में एक सिक कंपनी में यहाँ मैंने फ्लो चार्ट से इसलिए समझाया हुआ है। यहाँ पे सिक कंपनी का पहले मतलब समझो, जो आपके डेप्ट को पे, मतलब आपने जो कंपनी ने आपसे कर्ज लिया हुआ है वो अगर कंपनी पे नहीं कर पा रही, वो होती है सिक कंपनी, मतलब नॉट इन पोजीशन टू पे डेप्ट्स। ओके, NSDL ना डिमांड करेगा किससे, वाइंड अप करो 50%, अगर 50% सिक्योर क्रेडिटर, 50% अगर सिक्योर क्रेडिटर डिमांड करते हैं, NSDL को कहते हैं कि वाइंड अप करो आपकी कंपनी, इनको ऑर्डर करो कि वाइंड अप करो विद रेलिवेंट एविडेंस के साथ। मैंने क्या कहा, एक बार फिर बोलिए, अगर 50% सिक्योर क्रेडिटर की मेजोरिटी है और वो NSDL से डिमांड करती है उनको क्या हो कि वाइंड अप करे अपनी कंपनी को, बट ऐसे तो नहीं कह सकती NSDL की आप मेजोरिटी बना के हमें कह रहे हो कि वाइंड अप करो, हमें प्रूफ रेलिवेंट एविडेंस तो दो कि हम किस बिहाफ पे उसको जाके कहे कि हम तुम्हें ऑर्डर कर रहे हैं कि कंपनी वाइंड अप करो, कोई हमें लीगल वो तो बताओ कि एक सबूत हो कि हम उनको बिहाफ में उनको पनिश कर पाए कि नहीं तुम्हारी कंपनी लीगल इलीगल एक्टिविटी करे, इससे हमें हमारी कंट्री को नुकसान हो रहा है, दैट्स वाई, तब वो उसको ऑर्डर कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है वाइंडिंग अप ऑन ए एप्लीकेशन मेड बाय रजिस्ट्रार। मतलब एक रजिस्ट्रार कह रहा है कि नहीं इसकी कंपनी वाइंड अप होनी चाहिए। रजिस्ट्रार का मतलब ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आपको पता ही है बहुत जगह यूज़ हुआ है, शायद सेकेंड ईयर में इतना नहीं यूज़ हुआ, यहाँ पे लॉ में यूज़ हुआ, थर्ड ईयर में आओगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एनी अदर पर्सन, यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखो, अगर ना कोई एनी अदर पर्सन कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया है या रजिस्ट्रार ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, उसको पता चला है कि कंपनी के अफेयर ना फ्रॉड मैनर्स में है या लॉफुल पर्पस में नहीं है, कोई गिल्टी है, कोई मिसकंडक्ट मिसफिलियंस कर रहा है कंपनी के अंदर रह कर, और हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिली है कि रजिस्टर कह रहे हैं हमारे साथ भी ये ऐसे ऐसे, मतलब हमारे को पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, कुछ इलीगल चल रहा है यहाँ पे, फ्रॉड मैनर्स में चल रहा है। बेशक कोई पर्सन फॉर्मेशन के टाइम पे हुआ कंपनी कंपनी बनने के टाइम पे हुआ या किसी मैनेजमेंट का काम हो, इस कंपनी में ऐसा काम हो रहा है फ्रॉडुलेंट मैन अनलॉफुल पर्पस से, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट NSDL को कहेगी कि इस कंपनी को ऑर्डर करो कि वाइंड अप करे अपनी कंपनी को। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डिफ़ॉल्ट ऑफ कंपनी इन फिलिंग विद रजिस्ट्रार इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई कंपनी ने क्या किया है, कोई फ्रॉड किया है, फिलिंग ऑफ फाइलिंग इन रजिस्ट्रार, मतलब कोई फ्रॉड किया है, कुछ डिफ़ॉल्ट किया है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किया हो डिफ़ॉल्ट, चाहे एनुअल रिटर्न्स में फ्रॉड किया हो कंपनी ने, पिछले 5 साल लगातार उसने अगर ऐसा फ्रॉड किया है लगातार पिछले 5 साल, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या एनुअल रिटर्न भरने में, तब भी NSDL आपकी कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर दे सकती है, क्योंकि रजिस्ट्रार जाके उनको कहेगा कि इन्होंने पिछले 5 साल से मैं इनको देख रहा हूँ, ये मेरे को टाल मटोल कर रही है, पैसा ढंग से नहीं दे रही, कहते हमारी पोजीशन अच्छी नहीं है ये वो, तब भी वो ऑर्डर कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉट टू कमेंस बिजनेस इन टाइम और सस्पेंड बिजनेस। सस्पेंड मतलब यहाँ पे मैंने बताया हुआ है स्टॉप और डिलेइंग समथिंग फॉर ए टाइम। या तो आपने ना अपना बिजनेस कमेंस तो कर इनकॉर्पोरेट तो कर दिया, मतलब है ना वो कर तो दिया, लेकिन आपने कुछ टाइम के लिए आपने अपना बिजनेस कुछ टाइम स्टार्ट नहीं किया कुछ टाइम से, या आपने कुछ बिजनेस को ना रोक दिया कुछ टाइम के लिए,
देखो यहाँ पे ना दो केस बनते हैं। या तो आपने ना एक पहला केस बनता है, आपको 1 साल हो गया आपने अपने बिजनेस को ना रन नहीं किया, आपने कुछ टाइम के लिए कहा था हम 2-3 महीने के लिए अपने बिजनेस ना मंदा चल रहा है बाजार में ना, तो इसलिए हम अपने बिजनेस को ना कुछ टाइम के लिए रोक लिया, और 1 साल हो गया आपको अपना बिजनेस ना चलाएं, तो NSDL इन्वॉल्व होकर कहेगी अपनी कंपनी बंद कर दो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी कंपनी को वाइंड अप करो, अकाउंट्स बनाओ, क्योंकि तुम्हें पिछला 1 साल हो गया तुमने नहीं किया। बट कंपनी तो कुछ टाइम के लिए अपना सस्पेंड कर रही थी, तो इसीलिए कंपनी ने कहा तुम्हें 1 साल हो गया, तुमने कुछ टाइम के लिए कहा था, इसलिए तुम अपनी कंपनी को वाइंड अप करो। वाइंड अप वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर एक कंपनी 1 साल तक इनएक्टिव रहेगी अपने बिजनेस में, तभी कंपनी NSDL इन्वॉल्व होकर उन्हें कहेगा कि अपनी कंपनी को वाइंड अप कर लो। नोट कमेंस, अगर कंपनी ने जब स्टार्ट करना चाहिए उसने तब स्टार्ट नहीं किया, इनकॉर्पोरेशन के 1 साल में उसने इनकॉर्पोरेशन के विद इन 1 साल तक उसने अपना बिजनेस कमेंस स्टार्ट नहीं किया, तब भी एक तो चलता चला आया बिजनेस था, उसने बंद कर दिया, मतलब मंदी थी, डिप्रेशन टाइम था, तब उसने 1 साल के लिए अपना बिजनेस बंद कर दिया, तब उसने कंपनी को वाइंड अप कर दिया। एक तो उसने स्टार्ट करते टाइम ही उसने नहीं चलाया, तो कंपनी कहेगी रह नहीं दो तुम। और ये मैंने फेयर डिडक्शन दैट कंपनी है नो इंटेंशन टू कैरी, अगर NSDL को लगता है ये इस कंपनी ना ऐसी लॉस लूज खा रही है, उसका ना कोई इंटेंशन नहीं है अपने कंपनी में, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आगे कैरी फॉरवर्ड करने का, तो कहेगी तुम बंद ही कर दो, ऐसे तो चलाओ ही मत मार्केट, क्योंकि शेयर होल्डर का पैसा लगे, हम शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को हार्म नहीं कर सकते। इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स, ये सेक्शन कौन सा आता है? 271 में आता है। अगर आप एक कंपनी अनेबल है अपने कंपनी के डेब्ट्स पे करने के लिए, तब भी NSDL कहेगी कि तुम अपनी कंपनी को वाइंड अप कर दो। इसके ना 3 बेसिकली केसेस आते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत चार्ट के साथ एक्सप्लेन किया, एक बार ना बुक में से भी पढ़ लेना, यहाँ पे पढ़ने के पहले वीडियो सुनना फिर वहाँ पे पढ़ना, तो आपको समझ क्लियर हो जाएगा। डेब्ट्स, एक कंपनी है ना, सबसे पहली बात तो ये कंपनी ने एक प्रूफ मांगती है, अगर हमने तुमसे पैसा लिया है, अगर कंपनी लायबल है आपको पे करने के लिए, तो आपके पास वो क्लियर रियल ड्यूज होने चाहिए, ये नहीं मुँह उठा के तुम चले गए नहीं हमने हमने तो दिया था तुम्हें पैसा, तुम नहीं दे रहे हमें, तो वो सब मस्ट भी एक क्लियर होने चाहिए। और अगर क्रेडिटर 1 लाख तक की डिमांड करता है, डिमांड फॉर ए पेमेंट फ्रॉम ए कंपनी, तो उसको ना 3 वीक का टाइम दिया जाता है कंपनी को कि तुम क्रेडिटर का पैसा या तो दे दो, अगर तुम नहीं देते तो हम आपको ऑर्डर कर देते हैं कि आप क्या करो, वाइंड अप कर लो। सेकेंड पॉइंट आता है NSDL ऑर्डर इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर, अगर एक NSDL ने आपको क्रेडिटर के फेवर में कहा है कंपनी को इनका पैसा दो, चाहे होलली दो चाहे कुछ पार्ट करके दो, मतलब थोड़ा अमाउंट दे दो, और वो अनसेटिस्फाई कर देती है, क्रेडिटर को मना कर देती है हमारे पास नहीं है, तो कंपनी कहेगी वाइंड अप कर लो, क्योंकि क्रेडिटर का पैसा है वो मांगने का उसका पूरा हक है, और तुम नहीं दे पा रही तो बंद कर दो अपनी कंपनी, क्योंकि आप अपने डेब्ट्स पे करने के एबल नहीं हो, अनेबल हो। ओके, थर्ड पॉइंट आता है NSDL प्रूफ टू द सेटिस्फैक्शन, NSDL को ना प्रूव हो गया है कि ना कंपनी ना इतनी एबल है ही नहीं पे करने के डेब्ट्स, तो कहेगी तुम बंद ही कर दो, अपने एसिड उसिड बेच के कंपनी अपना पैसा, मतलब क्रेडिटर अपना पैसा तो ले लेंगे। ठीक है, अब आता है जस्ट एंड इक्विटेबल, मतलब फेयर टू एवरीवन, सबके साथ ना NSDL फेयर होनी चाहिए, ये नहीं किसी की सुन रही है, क्रेडिटर कह रहा है कि नहीं हमें पैसा चाहिए, ओनर कह रहा है नहीं हाँ मत करो, बस सबकी बात प्रॉपर सुने और जो सही एक्शन है वही ले, इक्विटेबल फेयर टू एवरीवन। ये सेक्शन आता है 271G के अंदर, ये किसके अंदर? 271G के अंदर। इट डिपेंड अपॉन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस, ये किस पे इक्विटेबल, जस्ट एंड इक्विटेबल किस पे वो है डिपेंड है, ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड है। पहला पॉइंट क्या आता है? कैरी बिजनेस एट लो, कुछ टाइम से ना बिजनेस लॉस पे चल रहा है और उसकी ना फ्यूचर में कोई होप नहीं दिख रही कि प्रॉफिट होगा कि नहीं, तो कंपनी कहेगी वाइंड अप कर लो। ठीक है, कैरी आउट फ्रॉड, या कोई फ्रॉड या इलीगल बिजनेस एक्टिविटी चल रही है, तब वाइंड अप का ऑर्डर मिल जाएगा। होल कैपिटल ऑफ ए कंपनी डिस्ट्रॉय, या आपकी एसेट जल जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो और आपको नहीं लगता कि फ्यूचर में कोई पार्टनर आपकी कंपनी में ऐड होना पसंद करेगा या कहीं से कैपिटल आ पाएगी, होप नहीं है, तब भी कंपनी वाइंड अप हो जाएगी।
डिस्प्यूट्स एंड मिसअंडरस्टूड, मैनेजमेंट और सुपीरियर जूनियर्स के बीच में ना डिस्प्यूट चलते रहते हैं, तो कंपनी का माहौल कैसा अच्छा होगा, तो वो काम पे क्या ध्यान, लड़ाई में ही ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजोरिटी शेयर होल्डर अपोज रिलेटेड कंपनी पॉलिसी। शेयर होल्डर ना अपोज है, ये कंपनी की पॉलिसी बेकार है, पता नहीं कैसी पॉलिसीज अडॉप्ट कर रखी है, फ्लान डिंगान डिंगान, ऐसे उनके बीच में ना अपोज हो रहे कंपनी के शेयर होल्डर, तो वो अपना शेयर होल्डर अपना पैसा निकाल लेगी, कंपनी पास कैपिटल नहीं रहेगी, तो वो प्रोग्रेस कैसे करेगी, प्रॉफिट डिविडेंड बहुत कुछ होता है। तो आई होप सो आपको ये क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे कंपल्सरी बाइंडिंग कब आपको समझा दिया पूरा, उसके सर्कमस्टांसेस बता दिए जो बच्चों को नहीं मिलते, सोचते रहते बुक में है कहाँ विद द हेल्प ऑफ नोट्स। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, जल्द जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी लिक्विडेटर के राइट्स ड्यूटीज़ और जो उसके लाइबिलिटीज़ है, पावर्स है, उसके अकॉर्डिंग। और थर्ड वीडियो में आपको वॉलंटरी बाइंडिंग का फिनिश होके मिल जाएगा। और एक फोर्थ वीडियो बनाऊंगी जो इस चैप्टर के बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो वैसे मैं साथ साथ बता रही हूँ, बट एक फोर्थ वीडियो 4-5 मिनट की बनाऊंगी जहाँ पे आपको क्वेश्चन बता दूंगी क्या है क्या नहीं बुक में, और कैसे लिखना है थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगी। तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हाँ इस चैनल पर मैं बीकॉम का सारा सिलेबस अपलोड करूँगी एज सुन एज पॉसिबल।